वेलकम टू अंकित क्लासेस। आज मैं आप सबों के लिए क्लास 12th का हिस्ट्री बुक बिहार बोर्ड जो कि दूसरा चैप्टर है राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, इस विषय का मैं लघुत्तरीय प्रश्न करने वाला हूं। जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मौर्यकाल इतिहास जानने के मुख्य स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र वो है, और दूसरा है मेगस्थनीज की इंडिका और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस शामिल है। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत में क्या सब हो गया? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख में सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक का जो स्तंभ लेख है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश भी मौर्य प्रशासन और राजाओं के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है इसके बारे में बताना है। तो गुप्त काल के इतिहास के लिए हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति प्रमुख स्रोत है। गुप्तकालीन इतिहास के जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसके अलावा फाहियान का यात्रा विवरण, फाहियान जो आया था उस चीनी यात्री फाहियान जो था उसका यात्रा विवरण उसमें दिया गया है। इसके अलावा कालिदास का साहित्यिक रचनाएं और उस काल के सोने के सिक्के जिसको दिनार बोला जाता था, ये काफी महत्वपूर्ण है। और मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां भी गुप्तकालीन समाज और कला को समझने में मदद करती हैं। फिर इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए, उस समय क्या क्या प्रशासन चलता था। तो मौर्य प्रशासन एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी जिसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, प्रशासन में केंद्रीयकृत व्यवस्था थी जिसमें कौन सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। पूरा साम्राज्य 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बटा हुआ था, 5 केंद्रों जिसको प्रांत बोला जाता था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री परिषद और एक विशाल नौकरशाही थी, जिसके अलावा एक शक्तिशाली गुप्तचर विभाग और सेना की 6 समितियां भी प्रशासन का हिस्सा थी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डालिए। तो मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यों का नगर प्रशासन विशेषकर पाटलिपुत्र में 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा चलाया जाता था। यह समूह 6 समितियों में विभाजित था जिसमें प्रत्येक 5 सदस्य होते थे, और ये समितियां शिल्प, विदेशियों की देखरेख करते थे, जन्म मृत्यु पंजीकरण करते थे, व्यापार और कर वसूली जैसे कार्यों की जिम्मेदारियां संभालती थी। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? तो अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह नैतिक नियमों की एक संहिता थी। इसका उद्देश्य समाज में शांति और नैतिकता स्थापित करना था। इसमें अहिंसा, माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों के प्रति आदर और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर जोर दिया गया था। यही इसका धम्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु क्या उपाय किए गए? तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने धम्म के सिद्धांतों को पहाड़ों पत्थरों पर खुदवाया ताकि जनता उन्हें पढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और स्वयं भी धम्म यात्राएं की, मतलब अपना प्रचार प्रसार करवाया वो। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित एक शिलालेख है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित एक शिलालेख है। यह संस्कृत भाषा में चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व, उसकी सैन्य विजयों और उसके द्वारा जीते गए राज्यों की सूची दी गई है, जो गुप्त साम्राज्य के विस्तार को दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है, गुप्त काल में एरन स्थान की विशेषता पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन, एरन जो नाम है ये गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख मिला है।
जिसे भारतीय इतिहास में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भी मिला है। सती प्रथा मतलब वैसी प्रथा जिसमें अगर किसी का पति मर जाता है तो फिर उसमें उसकी पत्नी को भी उसी में जला दिया जाता था। तो वो प्रथम साक्ष्य यहीं पे मिला था। यहाँ वराह अवतार की विशाल प्रतिमा और गुप्तकालीन विष्णु मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुषाण कालीन व्यापार का वर्णन कीजिए। कुषाण काल में भारत का विदेश व्यापार बहुत समृद्ध था। कुषाणों का रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, जिससे उन्हें भारी राजस्व प्राप्त होता था। भारत से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर रोम और चीन भेजे जाते थे। व्यापार की सुगमता के लिए कुषाणों ने उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे। और आपको पता होगा कि रोमन लोग ज्यादा भारतीय मलमल के बहुत शौकीन थे, इसलिए वो भारत से ज्यादा मंगवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख एवं अभिलेख अध्ययन से आप क्या समझते हैं? अभिलेख और अभिलेख अध्ययन से आप क्या समझते हैं? तो पत्थर, धातु या कठोर मिट्टी पर खुदे हुए प्राचीन लेखों को अभिलेख कहा जाता था। यह इतिहास जानने के अस्थायी साधन है। इतिहास को जानने का यह सबसे अच्छा साधन यही है। अभिलेख के अध्ययन के विज्ञान को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के विज्ञान को क्या कहेंगे? एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। इससे उस समय की लिपि, भाषा और राजाओं की घोषणाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किन्हीं 5 अभिलेखों का वर्णन कीजिए। तो हमारा पहला अभिलेख अशोक का प्रथम शिलालेख, जिसपे पशु बलि निषेध दिया हुआ, जिसमें जानवरों को बलि नहीं देना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, विजय अभियान। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील का वर्णन है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, अभी जो हमने बताया कि मध्य प्रदेश में ये जो मिला है, ये सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद 5वां है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, जिसमें हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख प्राचीन इतिहास के स्तंभ है। ये जितने 5 अभिलेख बताएं, ये सब क्या है? प्राचीन इतिहास के स्तंभ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज को समझने के लिए भूमि अनुदान संबंधी शिलालेख कैसे सहायक होते हैं? तो भूमि अनुदान के अभिलेख से पता चलता है कि राजा किन वर्गों, जिसमें ब्राह्मणों या संस्थानों को भूमि दान देते थे। इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती के तरीके और कर की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। ये अभिलेख ग्रामीण क्षेत्रों में राजा के प्रभाव और स्थानीय सामंतों के उदय को भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज को समझने के लिए भूमि अनुदान संबंधी शिलालेख किस प्रकार सहायक होते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला यह है कि ये शिलालेख उस समय की कृषि योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों की जानकारी देते हैं। और दूसरा, इनसे यह पता चलता है कि राजा और किसानों के बीच भूमि के मालिकाना हक को लेकर क्या संबंध थे और ग्रामीण समाज में ब्राह्मणों की कैसी स्थिति थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेख को क्या महत्व है? अभिलेखों का क्या महत्व है? अभिलेखों में समय के साथ फेरबदल करना कठिन होता है, इसलिए यह साहित्यिक स्रोत से अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये राजाओं के नाम, उनकी वंशावली, शासन की तिथियों और साम्राज्य की सीमाओं का सटीक विवरण होते हैं। सिक्कों और भवनों के साथ मिलकर ये इतिहास का ढांचा तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विवरण दीजिए। यह उत्तर पहला जो प्रश्न हमने किया था उसका ही जैसा है, जिसमें कि मेगास्थनीज का इंडिका और अर्थशास्त्र के जो है कौटिल्य, उसके बारे में है, जिसमें इंडिका अर्थशास्त्र और अशोक अभिलेख का मुख्य आधार माना जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में आप इस बिंदुवार अनुसार आप लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम अच्छे आपको अंक मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त शासकों का इतिहास लेखन में सहायक स्रोत का वर्णन कीजिए। ये तो प्रश्न 1 के जैसा है, ये भी प्रश्न 2 के जैसा। इसका उत्तर आप प्रयाग प्रशस्ति जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, ठीक है, ये भी आप उसके तरह लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गंधार कला भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण है। इसकी मुख्य विशेषता बुद्ध की मूर्तियों का यथार्थवादी चित्रण है। इसमें बुद्ध के घुंघराले बाल का वर्णन किया गया है। शरीर की मांसलता और कपड़ों की सूक्ष्म सिलवटें दिखाई देती है। इस कला में मुख्य रूप से स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये जो बनाने में उपयोग किया गया है वो स्लेटी पत्थर का। तो क्या है इसमें याद रखने वाला बात, बुद्ध के घुंघराले बाल को दिखाया गया है, शरीर की मांसलता को, जो मांस होती है उसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। उसके बाद कपड़ों की सूक्ष्म सिलवटें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मंदिरों की विशेषता बताइए। गुप्तकालीन शुरुआती मंदिर बहुत साधारण थे। ठीक है, इनमें से एक छोटा चौकोर कमरा होता था जिसे गर्भगृह कहते थे, जहां मूर्ति रखी जाती थी। छत सपाट होती थी
और एक छोटा प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, धीरे धीरे इनके सामने एक बरामदा, जो कि मंडप बोला जाता था, जोड़ा जाने लगा और बाद में शिखरों का निर्माण शुरू हो गया। ये हमारे प्रारंभिक मंदिरों की यही विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, उसके विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उसने शक राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा लौटाई। उसने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के मान का मर्दन करने वाला बताया। उसके शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य ने महान ऊंचाइयों को भी छुआ। तो ये सातवाहन में क्या होता था कि अपने माँ का नाम सबसे आगे रखा जाता था। जैसे ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी नाम था, तो आगे में किसका नाम रखा गया, गौतमी पुत्र, माँ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और मगध की शक्ति के विकास के कारण बताइए। महाजनपद विशाल राज्य थे जिनकी राजधानियां किलेबंद होती थी। जिनकी राजधानियां क्या होती थी, किले में बंद होती थी। मगध के उत्थान के कारण उसकी भौगोलिक स्थिति, नदियों से घिरा होना, उपजाऊ मैदान होती थी, लोहे की खदानों की उपलब्धता और शक्तिशाली सेना थी उसके पास। ठीक है, जिसमें हाथियों का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। उत्तर मौर्य काल में राजाओं ने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए देवीय उपाधि धारण की। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ली और अपनी मूर्तियों मंदिरों में लगवाई। इससे यह संदेश दिया जाता है कि राजाओं के शासन करने की शक्ति देवताओं से प्राप्त हुई है। जो राजा थे ना, उसको जो शक्ति मिली है वो शक्ति सीधे भगवान से मिली है, इसलिए वो मंदिरों में क्या करते थे, अपनी मूर्तियां भी बनवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के उत्थान के दो प्रमुख कारण बताइए। तो पहला भौगोलिक सुरक्षा था, राजगीर और पाटलिपुत्र पहाड़ियों में नदियों से सुरक्षित होते थे। और दूसरा था प्राकृतिक संसाधन, लोहे की खानों से मजबूत हथियारों का निर्माण करवाता था और गंगा के मैदानों से प्रचुर अनाज की प्राप्ति भी होती थी। इसने मगध को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत बनाया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के विषय में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मगध को जीत लिया। इसके बाद उसने उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी गवर्नर जनरल सेल्यूकस निकेटर को पराजित कराया और काबुल, कंधार तथा हेरात तक अपना साम्राज्य फैलाया और जिसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को भी अपने अधीन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्तों के राजस्व प्रशासन का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। गुप्त प्रशासन में भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। राजा को उपज का 6वां हिस्सा 1/6 कर के रूप में मिलता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसके अलावा व्यापारियों ने शुल्क और धार्मिक दान पर भी कुछ कर व्यवस्था थी, करों की व्यवस्था थी। करों की वसूली के लिए अक्षपटलाधिकृत जैसे अधिकारी होते थे। इसके लिए एक अधिकारी होते थे जो करों की वसूली करते थे। नेक्स्ट, बहुकालीन 16 महाजनपद के नाम लिखिए। 16 महाजनपद है, इसका नाम है सबसे पहले मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली यही था। अंग है काशी, कौशल, ये कौशल में तलब से होगा, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ आगंतुक के निकाय के अनुसार ये कंबोज नाम है। नेक्स्ट, और इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, शक्तिशाली मगध था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इतिहास अध्ययन के 3 प्रमुख स्रोत थे। इतिहास अध्ययन के प्रमुख 3 स्रोत हैं, साहित्यिक जिसमें वेद, पुराण, जैन व बौद्ध ग्रंथ है, और पुरातात्विक सिक्के, अभिलेख, स्मारक और खुदाई में मिली वस्तुएं हैं। और तीसरा जो है वृत्तांत, विदेशी वृत्तांत, जो विदेश से आए लोग वो अपना यात्रा में लिखते हैं। वेगस्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, वेनसांग के लेख हो गया, इस सब चीजों से हमके प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये तो लघु में है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले महान सम्राट थे। उन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां भारत को एक सूत्र में बांधना और विदेशी यूनानियों के प्रभाव को खत्म करना था। उन्होंने एक अत्यंत कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का नींव भी रखा। ठीक है, फिर इसका दीर्घ उत्तरीय बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइप कर देंगे। नेक्स्ट है, कनिष्क प्रथम की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने 78वीं ईस्वी में शक संवत चलाया। उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की और महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसके समय में ही गांधार और मथुरा कला शैलियां फली फूली, मतलब सब जगह खिला, सब जगह फैल गया।
भारत का व्यापार मध्य एशिया तक फैल गया। भारत का व्यापार जो था वो मध्य एशिया तक इसी के वजह से फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां। पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? तो पुरातत्वविद टीलों की खुदाई कर अपनी सभ्यता के अवशेषों को निकालते हैं, जैसे इसमें बर्तन हो गए, औजार हो गए, आभूषण हो गए, और प्राचीन इमारतों का विश्लेषण करते हैं। कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों से वे समय का पता लगाते थे और उन वस्तुओं के आधार पर प्राचीन काल के लोगों के जीवन में संस्कृति की तस्वीर पेश करते थे। ठीक है, कार्बन डेटिंग जो कितने समय पुरानी है इन सब चीजों का ज्ञान रखते थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया, वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेखों की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। तो अभिलेखों के बिना प्राचीन इतिहास की तिथियों का निर्धारण असंभव होता है। ये हमें राजाओं की वास्तविक घोषणाओं और भाषा के विकास की जानकारी देते हैं। चूंकि ये पत्थर या धातु पर लिखे होते हैं, इसलिए इनमें साहित्यिक किताबों की तरह मिलावट की संभावना कम होती है, जो इन्हें आज भी सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम इस लेसन का लती लघु जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एक वाक्य में पूछे जाते हैं वो भी हम करवा देंगे, इसके अलावा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, थोड़ा सा लोगों के पास भी शेयर कीजिए।